नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं सारे लेक्चर आप अंत तक देख रहे होंगे और जो भी आपको बताया जा रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो ऐप में डाउट सेक्शन दिया गया, वहाँ पे आप जाके डाउट अपना रख सकते हैं, उसको क्लियर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। या टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, ऐप में आपको वहाँ पे दिख रहा होगा टेलीग्राम जुड़ने का लिंक, तो वहाँ पे टेलीग्राम में जुड़ के भी अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक है संविधान का निर्माण, जिसको डिटेल वाइज कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया गया है, उसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं माइंड मैप के थ्रू। माइंड मैप में क्या होता है, तो माइंड मैप में वो सारे फैक्ट होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्जाम से जाने से पहले हम लोगों को रिवाइज करके जाना ही जाना है। तो ये माइंड मैप जो है एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम के पहले का रामबाण है। इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा और पहले से पढ़े हुए रहिएगा और एग्जाम के समय पढ़िएगा तो जो फैक्ट है वो आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत कम पेजों में बहुत लंबे लंबे चैप्टर को यहाँ पे कंपाइल किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो बहुत कम समय में इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं, यहाँ पे केवल और केवल फैक्ट जो है वो है, उसी को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे, क्योंकि सारे चीज जो है हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल लेक्चर में समझा चुके हैं। तो होता है ना बहुत कोई कि क्या आएगा एग्जाम में वही बता दो, तो चलिए हम बताते हैं कि एग्जाम में क्या आता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन लोगों के लिए है ना ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं संविधान का निर्माण। तो संविधान का बहुत तेजी से हम यहाँ पे जाने वाले हैं, क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि डिटेल वाला लेक्चर जो है आप देख चुके होंगे, तो यहाँ बहुत ज्यादा हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि डिटेल वाइज तो आपको समझा ही चुके हैं। तो फिर माइंड मैप में वही चीज को क्या रिपीट करना, हम केवल फैक्ट बता रहे हैं कि कैसे आपको इन सब फैक्ट को जोड़ते हुए रिवाइज कर लेना। हमको जितना यहाँ पे टाइम लग रहा है ना आपको बताने में, उससे चौथाई समय से भी कम समय में आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मेरा स्पीड को आप मैच कीजिए और इस स्पीड से भी आपको क्या करना है, ज्यादा तेजी से रिवीजन करना है, ताकि कम समय में और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आप क्या कर सके, रिवाइज कर सके। तो एकदम स्पीड से हम लोग चलते हैं। तो हमारा संविधान का निर्माण, संविधान जो होता है वो देश का सुप्रीम लॉ होता है। तो वो संविधान कौन बनाएगा, इसको पहली बार यहाँ पे का डिमांड कौन रखते हैं, एम.एन. रॉय। तो कौन बनाएगा? पहले तो 1947 से पहले सारे भारत के संविधान जो है वो, या हम कह सकते हैं भारत में लागू होने वाले जो भी कानून है वो कहाँ बन रहे थे, ब्रिटेन में बन रहे थे। तो एम.एन. रॉय आते हैं और कहते हैं कि कानून हमारे देश में लागू होगा और कानून बनेगा ब्रिटेन में। इसका मतलब तो वही हो गया कि हमारे घर में क्या खाना है, क्या पीना है, ये तय करने वाला कोई पड़ोसी आ रहा है, या हम कह सकते हैं भारत का नियम कानून पाकिस्तान आके बना रहा है, तो ये हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो एम.एन. रॉय कहता है अगर ये कानून, संविधान क्या आता है, देश का सुप्रीम लॉ, अगर देश का सुप्रीम लॉ बन रहा है तो देश के लोग ही ना बनाएंगे, बाहर से आए हुए लोग क्यों बनाएंगे। और इस तरह से पहली बार वो किस चीज का डिमांड करते हैं, संविधान सभा। सभा मतलब क्या होता है, लोगों का समूह। तो संविधान बनाने के लोगों का जो समूह होता है उसी को हम संविधान सभा कहते हैं। तो ये जो संविधान सभा है वो किन लोगों के मिलने से बनेगा, तो भारतीय लोगों के मिलने से बनेगा। यानी कि इस सभा में हर एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, कोई भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे एंट्री मिलने वाला नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं, एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और ये 1934 में इस तरह का डिमांड रखते हैं। कम्युनिस्ट, ये सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन भी किए थे 1925 में, जो कि डिटेल वाइज क्लास में आप लोगों को बताया गया था। अब इनके बाद का समर्थन 1935 में कांग्रेस भी करता है। कांग्रेस उस समय का सबसे बड़ा पार्टी था, तो राष्ट्रीय स्तर पर वो भी घोषणा करता है कि हम लोगों को एक संविधान सभा क्या चाहिए, अंग्रेजों से चाहिए, या हम कहते हैं कि डिमांड करते हैं अंग्रेज इस प्रस्ताव को क्या कर ले, मान ले, और हम लोगों को एक संविधान सभा बनाने दे जिसका काम क्या हो, संविधान का निर्माण। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस तरह से पंडित नेहरू भी 1938 में, ये सब डेट याद रखिएगा, 1938 में ये भी कहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग अपना विधायक और सांसद वयस्क मताधिकार के अनुसार से क्या करते हैं, चुन के भेजते हैं। तो इस तरह से जो देश का सुप्रीम लॉ बनाने वाला है वो किसके द्वारा चुना जाएगा, तो भारतीय जनता के द्वारा चुना जाएगा। जो भी वयस्क हैं वो अपना मत देंगे, अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे, और इस तरह से लोगों का जो एक समूह बनेगा उसको हम संविधान सभा कहेंगे, और वही सभा का काम क्या होगा, संविधान बनाना। तो इस तरह से नेहरू भी इस चीज को क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अब ये तो था भारतीय लोगों का मांग कि हम लोगों को एक सभा बनाने दो जिसका काम क्या होगा, संविधान का निर्माण करना। अब देखते हैं अंग्रेज लोग क्या कहता है। तो 40 आते आते हम लोग देखते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बिना पूछे भारत को ये लोग वहां पे शामिल कर देते हैं। अब यहाँ पे युद्ध में भारत का समर्थन मिले, इसलिए ये लोग अगस्त प्रस्ताव लाते हैं और बोलते हैं हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे और युद्ध समाप्त होने दीजिए, हम आपका संविधान सभा भी बना के दे देंगे, या संविधान सभा का आप लोग डिमांड कर रहे हैं इसको हम पूरा कर देंगे। तो पहली बार अंग्रेज चाहे युद्ध के बाद ही बोला कि हम देंगे, लेकिन पहली बार माना
कि हम संविधान सभा बनाने देंगे और वो आप लोगों के व्यक्तियों से ही क्या होगा, बनेगा, अंग्रेज का आदमी उसमें नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या बोलता है, डोमिनियन स्टेटस देंगे। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाए, तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप बताइए डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, क्योंकि ये डिटेल वाइज क्लास में हम बताए थे। तो इस तरह से डोमिनियन स्टेटस का जहां बात आता है, यहाँ के सभी पार्टी उसको क्या कर देते हैं, अस्वीकार। क्यों? क्योंकि 1929 में रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या कर चुके थे, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। अब हम लोग पूर्ण स्वतंत्र से कम कुछ नहीं मानने वाले हैं। और यहाँ 40 साल यानी 10 साल बीतने के बाद ये लोग बोलता है कि हम आपको डोमिनियन देंगे। हम ऐसा नहीं मानने वाले भाई, अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम कोई डोमिनियन वगैरह मानने वाले नहीं है। इसलिए ये प्रस्ताव जो है खारिज हो जाता है। मतलब संविधान सभा बनाने के लिए, बनवाने के लिए हम स्पीड जा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 3 लेक्चर बता चुके हैं। यहाँ पे आपको फैक्ट से क्या करवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। इसी स्पीड को आपको पकड़ना है और पकड़ के आपको भी यही स्पीड से क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको तो समझाना नहीं है, खुद से पढ़ना है, खुद को समझाना है। तो आप इससे भी ज्यादा स्पीड से क्या कर सकते हैं, चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। केवल आप मेरा साथ दीजिए। देखिए आने वाले समय में कैसे आपको हम भारतीय संविधान के हर एक फैक्ट को याद करवाने का प्रयास करते हैं। और आप देखिएगा ज्यादातर फैक्ट जो है, जो चीज आप भूल जा रहे थे ना, वो चीज आप भूलिएगा नहीं, वो चीज आपको याद रहेगा। क्योंकि एक ही पेज में सारे फैक्ट देखेंगे और जो भी फैक्ट आप भूलिएगा ना, उसको आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। हार्ड कॉपी भी हम व्यवस्था कर देंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप उसको टिक कर लीजिएगा। जैसे पेज खोलिएगा आपको पता चल जाएगा ये चीज हम भूल रहे हैं, उसको आप टिक करके रखिएगा। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज को भूलेगा ना, तो वो टिक करके रखेगा किस चीज में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, उस चीज को ही वो क्या करेगा, रिवाइज करेगा। और बहुत कम पेज में, आप देखिए 3-4 पेज में हम 2 चैप्टर क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर भी चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव के बाद अगला क्या आता है, क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव आता है उस समय यहाँ पे फिर से बोलता है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। अब 42 में आ रहा है, अभी तक तो विश्व युद्ध जारी ही है, तो बोलता है युद्ध के बाद ही है ना ये सब प्रावधान है, तो हम लोग जो है संविधान सभा जो है वो गठन करने के लिए मान जाएंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन इसको तो मुस्लिम लीग ही क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। तो फिर से यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस, नेहरू भी है ना उन लोगों को बोल रहे हैं, अरे भाई हम तुमको बोल रहे हैं बार बार कि हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्र होना है, और तुम आता है और बोलता है डोमिनियन स्टेटस देंगे, ये प्रस्ताव भी तुम्हारा खारिज। तो देखिए आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन सा संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रस्ताव लाया गया था और कौन कौन खारिज हुआ और कौन स्वीकार हुआ। तो इस तरह से ये दोनों प्रस्ताव जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। अब 2 प्रस्ताव खारिज, तो अंग्रेज भी टेंशन में। तब आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में, यानी विश्व युद्ध अब क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और ये डेट पूछा जाता है, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है 24 मार्च 1946। तो याद रखना है कैबिनेट मिशन आया था। और संविधान सभा का निर्माण का ऐसा योजना ये लोग रखता है जिसको मुस्लिम लीग भी स्वीकार कर लेती है और कांग्रेस भी स्वीकार कर लेती है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि हमारा जो संविधान बना वो किसके अनुसार बना, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार ही बना। लास्ट में यही मिशन आता है और हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अब कैबिनेट मिशन बोल तो दिया, चलो भाई तुम लोग का क्या बनेगा, संविधान सभा बनेगा। चलो अब यहाँ के लोगों को क्या करो, जमा करो। अब यहाँ के लोगों को जमा करो, तो हम बताए थे अगर वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव करवाया जाता है, तो अभी देखते हैं ना चुनाव करने में कितना खर्चा होता है, बाजा टेंट ऐसा वैसा करते हुए है ना, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो बोला कि अगर वयस्क मताधिकार के अनुसार से चुनाव करवाएंगे तो इतना खर्चा और टाइम लग जाएगा कि हम लोग संविधान बना नहीं पाएंगे जल्दी में। और देखिए अभी 46 का समय है, देश आजाद भी नहीं हुआ है। आजादी के बाद यहाँ पे देश 2 भाग में बंटने वाला भी है ना, 1947 में। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया एक काम करते हैं हम लोग, अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। तो तुम लोग के जनता के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि कहाँ बैठा है, विधानसभा में। जैसे कि हम लोग का राज्य, जैसे आप झारखंड के अगर हैं तो झारखंड के जो भी प्रतिनिधि है झारखंड विधानसभा में पढ़ते हैं। बिहार के जो भी प्रतिनिधि हैं बिहार के विधानसभा में और विधान परिषद में क्या करेंगे, बैठेंगे। तो बोला गया कि आखिर ये तो जनता के ही ना प्रतिनिधि हैं, तो एक काम करते हैं इन्हीं लोगों से चुनवा लेते हैं। तो हम लोग अपना विधायक चुन चुन के भेज दिए, और विधायक लोग का चुनेगा तो संविधान सभा के सदस्य का वो लोग चुनाव करेगा। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे कि राज्यसभा का सदस्य अभी हम लोग चुन के भेजते हैं। राज्यसभा का जब भी इलेक्शन होता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते। आम जनता को कोई आप कभी दिए हैं डायरेक्ट जनता राज्यसभा के सदस्य को, नहीं दिए होंगे। हाँ, लेकिन सुने होंगे कि राज्यसभा का जो सदस्य है वो किसके द्वारा चुना गया, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया। तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्शन हुआ था और यहाँ पे ये सभा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस संविधान सभा का गठन किया गया और चुनाव होता है कब, जुलाई अगस्त 1946 में। देश की आजादी से पहले ही संविधान सभा का क्या हो चुका था, इलेक्शन हो चुका था और गठन भी हो चुका था। कुल सदस्य कितने थे, 389। जैसे कि हर स्टेट में विधानसभा का सीटों का संख्या फिक्स रहता है। हम लोग जब देश के लिए सांसद का चुनाव करते हैं तो वहां पे भी सीटों का संख्या क्या है, फिक्स्ड है। तो इसी तरह से यहाँ पे कितना था, 389। ये याद रखना है हर एक फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे केवल फैक्ट ही मिलेंगे। कॉन्सेप्ट तो आपको 3 वीडियो में बता दिया गया है 3 घंटा के क्लास में। यहाँ पे आप केवल क्या मिलेंगे, फैक्ट। तो अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लिए होंगे, समझे होंगे, तो फैक्ट याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
296 सीट कहां से था? तो 11 गवर्नर प्रांत से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। गवर्नर प्रांत मतलब अभी का स्टेट समझ लीजिए, मुख्य आयुक्त मतलब आपको बताए थे यूनियन टेरिटरी के जैसे समझ लीजिए। अब देसी रियासत लोग भी था, राजा महाराजा भी था, तो बोला गया ठीक है तुम्हारा प्रतिनिधि भी भेज देना, तुम्हारा बात भी वहां पे रख लेगा संविधान। अब संविधान बन रहा है तो पूरे देश का ना संविधान या कानून बन रहा है, तो राजा महाराजा का भी क्या सोच है, देसी रियासत के अगर प्रतिनिधि रहेंगे तो हम लोगों को संविधान सभा में पता चल जाएगा कि इनका क्या सोच है, ताकि बाद में संविधान का फिर बाद में लोग जो है विरोध ना करें। क्योंकि संविधान बनाना इतना आसान काम थोड़ी था कि सबको एक साथ लेके चलना, एक ऐसा नियम बना देना जिसको इतना विविधता भरे देश में सबको स्वीकार कर ले, और इस कठिन कार्य को ये लोग करते भी हैं। और देखिए अभी तक हम लोग मान रहे हैं, मतलब सफल हो भी गए। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 389 सीट जो तय किया गया वो कैसे तय किया गया। तो कैबिनेट मिशन में ही बोला गया था कि 10 लाख जनसंख्या पे हम लोग एक सीट रखेंगे। तो आप लोगों को टेस्ट बना रहे होंगे तो मिला भी होगा। हम फिर बोल रहे हैं, हम स्पीड जा रहे हैं और इस स्पीड को आपको मेंटेन करना है। ये नहीं बोलना है कि सर स्पीड में समझा रहे हैं, हम 3 घंटा बार बार रिपीट कर रहे हैं, 3 घंटा आपको धीरे धीरे समझाए हैं। तो अब यहाँ पे आपको मेरा स्पीड पकड़ना है और इससे भी ज्यादा स्पीड से आपको रिवीजन करना है। सीखिए, है ना। ऐसे एक्सक्यूज दीजिएगा ना तो एक्सक्यूज देते देते समय बीत जाएगा। ये सब बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, लगता है। ये बना के अगर आपको दिया जा रहा है तो इसका फायदा उठाइए। तो 389 क्या कैसे रखा गया? तो 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट रखा गया और इस तरह से 389 सीट यहाँ पे आता है। उसके बाद ये भी आप लोगों को बताया गया था, यहाँ पे मुसलमान, सिख और सामान्य 3 कैटेगरी में जातियों को बांटा भी गया था, जो कि डिटेल वाइज में एनसीईआरटी में दिया गया था, वहां पे हम आपको बताए थे। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं। फिर मतदान में दिया गया एकल संख्यनीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है? मतदान किया गया है। उसके बाद दिया गया है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा होगा? रियासत के प्रमुख। जैसे कि अगर जूनागढ़ का राजा है तो जूनागढ़ का राजा जो है अपना एक प्रतिनिधि क्या कर देगा? भेज देगा। तो इस तरह से रियासत के जो प्रमुख होंगे वो क्या करेंगे? अपना प्रतिनिधि भेज देंगे। तो इस तरह से संविधान सभा जो बना, यानी कि वो सभा जिसका काम क्या है? संविधान का निर्माण करना, वो कैसे बना था? आंशिक रूप से चुनी हुई। कुछ आंशिक रूप से चुने हुए थे, आंशिक रूप से नॉमिनेट थे, जैसे रियासत के जो प्रमुख थे वो नॉमिनेट करके भेज देते थे, और अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए थे। विधानसभा के सदस्य जो है वो चुन के भेज देते हैं। जनता तो चुन के भेजती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। चलिए ये चीज है, चुनाव तो हो गया भाई। अब चुनाव हो गया तो जीत हार भी होगा। कौन जीता? तो कांग्रेस जो है 208 सीट जीता, मुस्लिम लीग 73 जीता, और स्वतंत्र पार्टी जो है वो 15 सीटें जीते। और भी अलग अलग पार्टी थे जो कि डिटेल क्लास में आप लोगों को बताया गया। और इस तरह से ये लोग जब जीते उसके बाद संविधान सभा में यहाँ पे आएंगे, लेकिन आपको पता है मुस्लिम लीग क्या कर लेगा? बहिष्कार कर लेगा। ये लोग को उम्मीद था ज्यादा पार्टी आएगा बोल के, है ना। अब यहाँ पे विधानसभा यहाँ पे लिखे संविधान सभा होगा, उसकी कार्यप्रणाली कैसे ये कार्य करती है। तो यहाँ पे पहली बैठक होते हैं, यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा का हम क्या दिए? फोटो दिए। तो अध्यक्षता कौन करेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको पता होना चाहिए। और 211 सदस्य यहाँ पे भाग लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो है वो क्या कर चुके थे? संविधान सभा का बहिष्कार कर चुके थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंको एंथोनी। खाली फैक्ट है, आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग जो है वो सभा का क्या करता है? बहिष्कार करता है। और पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। फिर एक एक दिन के गैप में होता है। दूसरा बैठक जो होता है 11 दिसंबर को होता है ना। और 11 दिसंबर को जो है परमानेंट अध्यक्ष हम लोग चुन लेते हैं पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष होते हैं एच.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार जो होते हैं वो बी.एन. राव होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 11 तारीख को हो गया। उसके बाद यहाँ पे 13 तारीख को होता है तीसरी बैठक होता है। और तीसरी बैठक में पंडित नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करते हैं? लाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य है कि चलो पॉलिटी को हम माइंड मैप से कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। यही उद्देश्य के साथ अगर इतना देरी तक अगर देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो संविधान सभा के लोग संविधान बनाने के लिए क्या हुए थे? बैठे हुए थे। तो उन लोगों को एक उद्देश्य दिया गया कि हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य को हम डिटेल वाइज पढ़ के भी समझाए थे। तो बोला गया था कि कम से कम एक छोटे 1-2 लाइन में हम बोले तो सबके साथ न्याय होना चाहिए। आर्थिक हो, राजनीतिक हो, है ना, संवैधानिक हो, हर तरीके से उनको क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि हम क्या है? गुलाम है। तो इस तरह से ये उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया कि हमारा क्या उद्देश्य है। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अभी भी यहाँ पे देश आजाद नहीं हुआ है, 22 जनवरी का ही समय है। तो अब हमारा उद्देश्य पता चल गया कि हमारा संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी लोग संविधान बनाएंगे। संविधान सभा की सीट 389 से घटकर
99 रह गया। कब? जब माउंटबेटन घोषणा होता है 3 जून को और बोला जाता है भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बनेंगे। भारतीय प्रांत में 229 सीट होते हैं और देशी रियासत में 70 सीट होते हैं। तो आपको याद रखना है 389 से घट के 299 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे एक पेज का ये एक हिस्सा था, है ना। इसको एक नजर में आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमको बताने में भले टाइम लगा है, लेकिन आपको खुद से रिविजन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब है संविधान सभा की जगह यहाँ दो बार, है ना, विधानसभा लिखा गया है। तो विधानसभा की कार्यप्रणाली में अगला देखते हैं, संविधान के 2 कार्य थे। पहला कार्य था संविधान बनाना और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि अभी हम लोग देखे। और दूसरा काम था, आपको हम बताए थे कि देश अब आजाद हो चुका था, तो आजाद देश में कानून भी तो बनाने वाला होना चाहिए। तो कानून कौन बनाएगा? हम लोगों के जैसे अभी सांसद या विधायक बनते हैं, बनाते हैं, उनको हम लोग चुन के भेजते हैं। लेकिन अगर देश अभी अभी आजाद हुआ है, देश 2 टुकड़ों में बढ़ गया है, इस समय इलेक्शन कराने का अभी समय ही नहीं था, तो बोला गया इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम आपको भेजे थे संविधान बनाने के लिए, लेकिन आप ही लोग कानून भी बना दीजिए। तो संविधान सभा का 2 काम हो गया, संविधान भी बनाना और कानून भी बनाना। 51-52 तक जब तक इलेक्ट होके, है ना, मेंबर नए नहीं आ जाएंगे। तो आम चुनाव तक यहाँ पे ये अंतरिम संसद के तहत पे क्या करता है? कानून बनाने का काम करता है। कानून बनाने के समय अध्यक्षता कौन करते थे? GV बावलंकर। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 15 मिनट में हम लोग इतना रिवाइज कर चुके हैं और स्पीड के साथ किए हैं, और ये स्पीड को आप मेंटेन कर पा रहे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। हम बार बार कर रहे हैं, आपको एक्सक्यूज नहीं देना है कि हमको स्पीड में समझ में नहीं आ रहा है। आप 3 लेक्चर देखें ना, तो फिर समझने का क्या दिक्कत है? सारा चीज तो वही चीज हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं जो कि आपको पिछले 3 लेक्चर में बताया, तो फिर आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। संविधान सभा की समिति कितनी थी? 8 बड़ी थी और 13 छोटी थी। जवाहरलाल नेहरू किसके किसके अध्यक्ष थे? तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य से समझौता करने वाली समिति। तो हम कहे थे कि राज्य से समझौता करेगा तब तो संघ बनेगा। तो जहां पे भी संघ वर्ड आएगा ना, वहां पे किसका याद रख लीजिएगा नाम? जवाहरलाल नेहरू का। तो इस तरह से हम ये इमेज भी डालें, जवाहरलाल नेहरू, सबका यहाँ पे अलग अलग क्या था, डिमांड था। सबके डिमांड को सुनते हुए एक नियम क्या करना है, आपको बनाना है, देश को चलाना है। तो बहुत ही उस समय अलग तरह का क्या था, परिस्थिति थी, और उस परिस्थिति में हम लोगों को संविधान बना के दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति था, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति था। अब इसका फिर से 2 उप समिति था, मौलिक अधिकार की उप समिति जिसके अध्यक्षता JB कृपलानी और अल्पसंख्यक के उप समिति जिसके अध्यक्षता SC मुखर्जी। तो इस तरह से एक नजर में आप देख पा रहे होंगे कि जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल किसके अध्यक्ष थे। अब तीसरा नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रक्रिया, नियम समिति और संचालन। अब सभा के अध्यक्ष है ना, तो जो नियम होगा, किस प्रक्रिया से हम काम करेंगे, वो प्रक्रिया कौन करेगा तय? तो राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का भी कैसे सभा का संचालन होगा, ये कौन करेंगे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति जो है उसके अध्यक्ष होते हैं, और इस तरह से इसका गठन जो होता है 29 अगस्त 1947 को होता है, और ये जो है पास होता है 26 नवंबर 1949 को। और इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट, कहने का मतलब है संविधान का क्या रूप होगा, वो तय करने वाले कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए संविधान का मनु के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं, और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी कि 166 दिन संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई। अधिवेशन आपको एक एक बैठक भी बताया गया था डिटेल वाइज। अधिवेशन हुए और 64 लाख रुपए, यहाँ 64 रुपया लिखा गया, 64 लाख है रुपया खर्च आता है। 26 नवंबर को बहुत सारे प्रावधान क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। बाकी 26 जनवरी को लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया 26 जनवरी 1930 को पहली बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए, और उसके बाद हर साल 26 जनवरी देश के आजादी से पहले हम लोग क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस। और ये सवाल आपको JPSC में पूछा भी गया था कि आजादी से पहले 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस। अभी हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गलती से भी मत बोल दीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब संविधान सभा के अन्य कार्य में देख लेते हैं। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हो जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। फिर यहाँ लास्ट में दिया गया संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से यहाँ पे इस पेज के एक पोर्शन में आपका सारा चीज दिया गया है। अब यहाँ पे जो दिया गया है, जो इस पेज में और इस पेज में, ये आपको ऐप में देखिएगा तो वहां पे मिल भी जाएगा। ये केवल और केवल फैक्चुअल है, जिसको हम वीडियो में भी आपको रटवाए थे, और यहाँ भी एक बार चलिए रटवा देते हैं, क्योंकि ये टोटल भाग जो है हम लोगों को कहाँ पढ़ना है, तो डिटेल वाइज आगे जो पूरे संविधान हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी को ना पढ़ेंगे। और संविधान है क्या, तो संविधान को पढ़ने वाले हैं, तो संविधान का पूरा ये चैप्टर है, तो ये जिसको हम लोग भाग बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अभी केवल ये बताया जा रहा है कि किस भाग में क्या है।
क्योंकि सवाल पूछता है कि भाग 15 में क्या है, भाग 18 में क्या है, भाग 20 में क्या है। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके सारे भाग में जो भी इंपॉर्टेंट होंगे सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक बार तो याद करवा चुके थे, एक बार फिर से माइंड मैप के थ्रू आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं। फटाफट आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग कहे थे कि देश का संविधान बन रहा है, तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, संविधान के पहले हिस्से में बताया जाएगा कि हमारा देश है कौन। तो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों के मिलने से हमारा देश भारत का निर्माण हुआ है। तो वही चीज बताया जाएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में बताया जाएगा नागरिकता। अगर देश है तो देश के रहने वाले लोग में कौन यहाँ के नागरिक हैं, कौन यहाँ के नागरिक नहीं है, ये चीज बताया जाएगा। फिर है, अगर नागरिक है तो उनको कुछ अधिकार दिया जाएगा, तो भाग 3 में अधिकार दिया जाएगा। फिर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी हमारा देश एक कल्याणकारी देश है। तो जब भी राज्य, या हम राज्य कहें तो देश को भी हम लोग रख सकते हैं ना। तो इस तरह से स्टेट, मतलब स्टेट का परिभाषा हम लोग देखेंगे, राज्य मतलब क्या होता है वो संविधान के आर्टिकल में दिया गया है। तो राज्य जो है वो जब भी कोई कानून बनाती है तो कल्याणकारी राज्य होने का उसको हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कोई भी नीति को वो क्या करे, बनाए। तो वो कौन कौन सा बात है जिसको ध्यान में रखना है नीति बनाते हुए, वो सारा चीज किसमें लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इस तरह से आप लोगों को बताया गया था। इसको 3-4 कड़ी में हम लोग याद किए थे। पहला कड़ी में था 1, 2, 3 और 4। एक में क्या है, देश, देश में रहने वाले नागरिक। तीसरा क्या है, नागरिक का अधिकार। और चौथा, नागरिक के कल्याण के लिए सरकार कोई भी नीति बनाएगी तो उस चीज को, उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। मतलब कोई भी नीति बनाए तो जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए नीति बनाना है। अब 4A छूट गया था ना उस समय, मूल कर्तव्य है। बाद में इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया कि आपका केवल अधिकार नहीं है, कुछ कर्तव्य भी है। जैसे कि आपका अधिकार जो है वो वीडियो ना अगर रेगुलर ना है तो सीधे बोलना है कि हम पेड कोर्स में ज्वाइन किए हैं, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, या ये चीज छूट गया, वो चीज छूट गया, ये आपका अधिकार है। लेकिन कर्तव्य भी है कि जो भी चीज आपको दिया जा रहा है उस काम को आपको पूरा करना है। नहीं तो लास्ट में आप कहिएगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा ना। आपका भी कर्तव्य है जो भी चीज आपको पढ़ाया जाए, टेस्ट दिया जाए, उसको बनाने का। तो यहाँ पे मूल कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है, आपका संघ है, फिर राज्य है। 7वां वाला बोले थे खत्म कर दिया गया। 8वां में संघ और राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी के तौर पे इसको हम लोग याद किए थे। 9वां में है पंचायत, 9 में है नगर पालिका, 10 में है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो इस तरह से एक कड़ी यहां से लिए थे 5 से लेके 10 तक। 5 मतलब देश का सर्वोच्च हो गया संघ, 6ठा हो गया राज्य, उसके नीचे अब 7वां तो खत्म कर दिया गया। राज्य के नीचे हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी, उसके नीचे आपका अगर 9वां में आ जाए तो पंचायत, 9A में आ जाए तो फिर क्या आ जाएगा, नगर पालिका। पंचायत मतलब गांव से शहर गए तो नगर पालिका। अब गांव में ही एक एरिया हो जाएगा जो कि आदिवासियों का बसावट है, तो वो उनका अलग नियम कानून है, तो उनके लिए अलग से एक क्या बनाया गया, चैप्टर बनाया गया है, जो कि भाग 10 में रखा गया, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो इस तरह से यहाँ पे भाग 10 तक याद किए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 में क्या था, एक में देश था, दूसरा में नागरिक, नागरिक को क्या अधिकार मिलेगा, वो 3 में था। और राज्य जब भी कानून बनाए तो राज्य के नीति निर्देशक ने उसको ध्यान रखना था, ये 4 में था। फिर 5 से हम लोग 10 तक याद किए। 5 में देश था, 6ठा में क्या था, राज्य था, 7वां खत्म। 8वां जो था वो यूनियन टेरिटरी था, 9वां जो था वो क्या था, पंचायत यानी गांव, 9A जो था वो नगर पालिका यानी शहर, और 10 जो था वो अनुसूचित क्षेत्र यानी जहां पे आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के लोग रहते थे। इस तरह से हम लोग एक 2 कड़ी में इसको याद किए। अब 11 से 13 तक एक कड़ी में आपको याद करने बोले थे संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि मोदी और हेमंत सोरेन का हम फोटो भी लगाए थे, आपको याद होगा। तो उनके बीच का प्रशासनिक संबंध जो है वो भाग 11 में पढ़ते हैं। उसके बाद है वित्त वाला जो है वो भाग 12 में पढ़ते हैं, और व्यापार वाला जो है वो भाग 13 में। मतलब दोनों के बीच का संबंध 11 से 13 तक जो है वहां पे हम मोदी और हेमंत सोरेन के बीच का संबंध, यानी कि प्रधानमंत्री और राज्य के जो है मुख्यमंत्री, उनके बीच के संबंध को हम लोग पढ़ते हैं, या राज्य और देश के बीच के संबंध को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पहला संबंध देखते हैं प्रशासनिक, यानी कि कौन सा कानून कौन बनाएगा। तो राज्य सूची वाला राज्य बनाएगा, संघ सूची वाला संघ बनाएगा, समवर्ती वाला में दोनों बनाएंगे। ये था 11 वाला। 12 वाला में जीएसटी जैसा एग्जांपल दिए थे कि पैसा से संबंधित क्या नियम कानून होगा, और 13 वाला में व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित। तो इस तरह से एक कड़ी ये था। अब 14 से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी और जेपीएससी के बारे में बात किया गया था। 14A में अधिकरण करके कुछ है, तो ये नहीं भी याद कीजिएगा चलेगा। 15 में निर्वाचन है यानी इलेक्शन, और 14 में है एसटी एससी को कुछ क्या किया गया, रिजर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है राजभाषा। अभी भाषा को लेके बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है, तो भाग 17 में 18 में आपातकाल, अ से 18, अ से आपातकाल ऐसे याद करवाए थे। 19 में मिसलेनियस टॉपिक, 20 में संविधान में संशोधन। हम लोग कहते हैं हमारा संविधान जीवंत है, तो जीवंत है तो समय के साथ इसमें क्या आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। पानी जो ठहर गया
है ना, वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। चलता हुआ पानी या बहता हुआ पानी हमेशा क्या रहता है, स्वच्छ। तो अगर संविधान में समय के अनुसार परिवर्तन करते रहेंगे तो इस संविधान को सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं तो 1947 में जो बना था या 1950 में जो लागू हुआ था उसको हम 2025 में कैसे क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करते गए और अभी हम लोग मान भी रहे हैं, सब कोई संविधान को तो मानता ही है। फिर 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन, जैसे कि अनुच्छेद 370 इसको बोला गया था, ये अस्थायी है, टेम्पोररी है, यानी कि समय के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। फिर 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, प्राधिकृत और कुछ निरसन जो चीज है उसको। तो देखिए ये एक ही पेज में आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। एक पेज में देखिएगा, जो चीज भुला रहे हैं उसको आप टिक कर लीजिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो अगल बगल में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और सारा फैक्ट आपको इसी पेज में। तो आपको 50 पेज जो है वो पलटने का आवश्यकता नहीं होगा, बस एक बार पेज पलटिएगा, सब एक नजर में देख रहे हैं ना, एक 22 भाग एक नजर में, है ना, 12 अनुसूची एक नजर में। तो आपको शुरुआत में पता था कि कितने अनुसूची है, 8 अनुसूची थे, बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया और इस तरह से 12 कितने अनुसूची हो गए, 12 अनुसूची। तो प्रथम में क्या गया है, संघ और राज्यों के बारे में है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो चीज आपको बताया गया। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन, भत्ते और पेंशन है उसके बारे में बताया गया। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण है, शपथ अगर कोई ले रहा है, आप देख रहे हैं, है ना, कि शपथ जब भी कोई न्यायाधीश आता है कोई राज्य में, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ये वीडियो तो हो सकता है आप बाद में देख लेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में अभी झारखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या कहते हैं, राज्यपाल के द्वारा, जो संतोष गंगवार है उनके द्वारा शपथ लेते हैं। तो इस तरह से शपथ जो है उनके बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्य और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब झारखंड का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, बिहार का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये अनुसूची 4 में बताया गया। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। बहुत सारे ऐसे शेड्यूल एरिया हैं जिसका नियम कानून में थोड़ा सा ढील दिया जाता है, क्योंकि उनका अपना परंपरागत नियम कानून होता है, तो उस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उसको 5वीं अनुसूची में रखते हैं। 6ठी अनुसूची, अच्छा इसको हम जूम नहीं किए हैं तो हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ये तो भूल ही गए। चलिए 6ठी अनुसूची जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 6ठी अनुसूची में कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब इस राज्य का नियम कानून को क्या किया गया है, एक अलग ही 6ठी अनुसूची में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अनुसूचित जनजाति या दूसरे जनजाति से हैं, जनजाति कैटेगरी से आते हैं, और इन लोगों का शासन करने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो रूल है भारत देश का वो लागू नहीं होता है, बदल के लागू होता है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे भी डिटेल वाइज, जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इन लोगों का शासन करने का तरीका है अलग ही है, जीवन शैली अलग है, इसलिए इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत छूट दिया गया है। 7वें अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ते हैं। फिर है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, इस सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, है ना, कि 22 भाषा में कौन कौन से भाषा जो है बाद में जोड़े गए हैं। फिर है 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951, टेस्ट में बनाए भी होंगे, जवाहरलाल नेहरू के समय ये आया था। जमींदार लोगों से जमीन को क्या करना था, लेना था, और जमीन यानी संपत्ति का अधिकार हम लोग मौलिक अधिकार दिए थे, तो छीनना मुश्किल हो गया था, तो एक अनुसूची बनाया गया। इस अनुसूची में जो भी कानून को रख दे वो जुडिशियल रिव्यू से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन 2007 में एक डिसीजन आता है, बोलता है हम इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, मतलब वर्तमान समय में इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर आवश्यकता पड़े तो। 10वीं अनुसूची कब आता है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल के लिए हो गया। पार्टी, हाँ ना, कोई व्यक्ति चुना बीजेपी से चला गया बाद में कांग्रेस, तो दल बदल का क्या हो सकता है, कानून उसमें लग सकता है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज के बारे में बात करता है। 12वीं जो है वो स्थानीय शासन किसके बारे में बात करेगा, तो शहरी क्षेत्रों के बारे में। किसके बारे में, शहरी क्षेत्रों। तो एक एक करके याद रख लीजिएगा, ये आपको एक ही नजर में क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। जैसे ऐसे रखिएगा ना तो एक नजर में आपको क्या होगा, दिखेगा कि प्रथम में क्या है, राज्यों के बारे में बताया गया, यूनियन टेरिटरी। दूसरा में क्या है, वेतन भत्ते के बारे में बताया। तीसरा में पद ग्रहण के समय क्या है, शपथ है। चौथा में राज्यसभा। पांचवा में सूची। छठा में AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वां में 100 से 7, 100 से सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में 22 भाषा है। 9 में क्या है, बाद में जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची, इसमें जो भी कानून डाल दे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा बोला गया था, लेकिन 2007 में बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू हो गया। 10 में दल बदल, 10 से दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11 है पंचायत से संबंधित और 12 जो है वो नगर पालिका से संबंधित। अब यहाँ पे देखते हैं स्रोत, यहाँ पे भी हम बोले थे ये भी फैक्चुअल चीज है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं कि कौन कौन सा, है ना, जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया वो आपको बताया गया, इसको आपको पढ़ना ही होगा, बिना पढ़े आपको याद होगा नहीं। इसका एक उपाय बताए थे, टेस्ट बनाइए, टेस्ट में 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, वहां अगर गलती से आप गलती कर दिए तो वो गलती जो है, कभी कभी करते हैं ना, गलती करके भी हम लोग बहुत सारा चीज जो है याद कर लेते हैं, और आप लोग देखे भी होंगे टेस्ट में कोई प्रश्न जो है गलती हो जाता है ना, तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद होता है। सही होता है, हो सकता है उसको आप भूल जाइएगा, लेकिन गलती वाला चीज जो है वो नहीं भूलिएगा।
लेकिन हाँ रिव्यू करना होगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट बना के क्या गलती किए क्या सही किए वो देखे ही नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। भारत शासन अधिनियम से क्या लिए थे? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन से क्या लिए थे? संसदीय शासन, विधियों का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परंपरागत लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। इसको डिटेल वाइज हम इसे जस्ट पिछले वाले वीडियो में ही बताएं, तो फिर से यहाँ समझाने का कोई तुक नहीं बनता है, केवल एक बार हम पढ़ देते हैं कि क्या क्या लिए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्णावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, जो कि महाभियोग है। इसको बताया भी थे जस्टिस वर्मा से जोड़ के कि कैसे अभी उनके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। राष्ट्रपति का महाभियोग राष्ट्रपति पे भी ला सकते हैं। आयरलैंड से है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर है जो कि भाग 4 में था, राष्ट्रपति का निर्वाचन का पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। फिर है कनाडा है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हम लोगों का केंद्र क्या होना चाहिए? वो सशक्त होना चाहिए और इस तरह से केंद्रीय संघीय व्यवस्था चलाएंगे। और शेष शक्तियों का केंद्र पर निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णय कि केंद्र ही राज्यपाल का क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो ऊपर से एक एजेंट छोड़ देता है, राज्य पे देखते रहता है कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में सहमति सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कभी कभी संयुक्त बैठक होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो जो है कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी का वाइजर है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। फिर है सोवियत संघ जो है वो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। फिर है फ्रांस से लिया गया है गणतांत्रिक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। फिर है दक्षिण अफ्रीका का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ये चीज आपको दिया ही गया है ना, इसलिए हम बड़ा नहीं कर रहे हैं। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की कोई भी काम होगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, ऐप में देख रहे हैं, तो आपका तो काम ये है कि आप पेड कोर्स लिए हैं तो वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा, तो फिर आप हमसे जुड़ के ही कोई फायदा, हमसे जुड़ने के बाद भी आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो आपका तो कर्तव्य है, जैसे बोला गया ना मौलिक कर्तव्य, तो आपका तो कर्तव्य है कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन अगर आप YouTube पे देख रहे हैं और अंत तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं इसका जो फायदा है उसको थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। ये देखिए कितना एक नज़र में हम मात्र अभी 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट किए हैं और 2 चैप्टर कितना लंबा है ये आप अगर पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो आपको पता भी होगा कितना ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो उसको हम 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और 5, शायद हम काउंटिंग गलत किए क्या? यहाँ पे 1 हो गया, वो शुरू वाला नहीं है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। यहाँ तो भाग वगैरह जो है वो है ना, उसको तो लिखना ही होगा, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो 5 पेज में हम 2 चैप्टर को पूरी तरह से क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से आने वाले समय में आप देखिएगा और भी बड़े बड़े चैप्टर को हम बहुत कम पेजों में कंपाइल करेंगे और आप कम से कम समय में इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर पेड कोर्स में जुड़े हैं तब तो कोई बात है ही नहीं। आप बस हम जो काम दे रहे हैं वो काम को आप करते रहिए। हम बार बार कर रहे हैं, टेस्ट बनाइए, टेस्ट नहीं बनाइएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऐप में, क्योंकि यहाँ तक आप देख रहे हैं मतलब आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी। अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़ चुके हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से रिवीजन वाला वीडियो हो सकता है YouTube में लगातार हम डालते रहें। लेकिन अगर नहीं पढ़े, अच्छे से नहीं पढ़े, एक बार पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है तो एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर भी दिया गया है, नोट्स भी दिए गए हैं, माइंड मैप भी दिए गए हैं, उसको आप देखिए और समझ में आता है तो आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी ऐप में देख रहे हैं, आपको टेस्ट अगर गलती से कोई छोड़ दिए होंगे या कोई भी लेक्चर आपका छूटा हुआ होगा तो उसको देख लीजिएगा। और जो स्पीड से अभी हम आपको बताया ना, इससे भी डबल स्पीड से आपको क्या करना है? पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मास्टरवा स्पीड में बताएगी चलने लो रे आधा घंटा में और हमने के कुछ समझ में ना आ लो। तो 3 चैप्टर में हम जो बताएं उसमें क्या समझे? 3 लेक्चर आपका लिया ना जी हम डिटेल वाइज, वहाँ पे आपको धीरे धीरे करके इस चीज़ों को समझा है। वहाँ पे अगर समझे हुए रहिएगा तो इसको समझना तो हलवा है। बहुत सारे लोगों को तो जो अच्छे से समझ में जिसको आ गया होगा उसको तो लग रहा होगा काहे एक ही चीज़ को बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं जब शुरू में कोई व्यक्ति पढ़ता है तो एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको हम लोग रिपीट करते हैं तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठने लग जाता है। तो आपको भी यही करना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एकदम पढ़ते रहना है, टेस्ट बनाते रहना है और जो भी आपको नोट्स दिया जा रहा है ऐप में एकदम बिल्कुल उसको क्या करना है? रिविजन करना है ना। चलिए।